बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 184 मुलाहिज़ा फरमाएँ। खैर, मैंने तस्लीम किया कि आपकी नज़र को जिसकी तलाश थी और जिसे ढूंढते हुए आप यहाँ तक आ पहुँचे हैं। नाज़ो बोली, मगर उसकी बात अधूरी ही रह गई। गोया ढूंढने वाले अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। खैर, आगे कहिए। गालिब ने दखलदार माकूलात और बादरत एक साथ ही की। फिर उन्होंने बताया कि तुमको मेरी तरफ से परेशानी लाहक है। नाज़ो ने कहा, परेशानी नहीं, तशवीश। अब मोहसिन ने बात काटी। क्यों राबिया बीबी? तशवीश की तफ्तीश? इन लोगों की ज़बान इनके काबू में नहीं और ये खुद भी किसी के काबू में नहीं है। राबिया ने कहा, बोलने दो इन्हें। मैंने पूछा कि सब लोग हैं कहाँ? नाज़ो ने मुतमईन होकर कहा, तो इन्होंने कहा कि ये तो अभी मैं नहीं जानता, लेकिन नक्शा मेरे पास है। तो मैंने कहा, फिर क्या मसला है? वो जो चाहने वाले हैं तेरे सनम तुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मोहसिन खान शेरवानी ने तस्लीम बजा ला के कहा, और मेरी जवाबी कार्रवाई के डर से मुझसे ज़रा दूर हट गया। किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा, भैया भी इनसे मिलना चाहते हैं और ये बताया कि वो भी बहुत मुखलिस और जान निसार दोस्त हैं। तो अपने गालिब साहब ने कहा कि दोस्तों की तो हमेशा से ज़रूरत है। नाज़ो बोली, मैंने घर फ़ोन किया और उनसे कहा कि भाई, इंतज़ार और भूख दोनों काम मुश्किल हैं। ये फरमाने लगे कि जब जेब खाली हो तो आदमी को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मजबूरन मैं ही उनको लंच के लिए ले गई और फिर भैया साहब भी वहीं पर आ गए, मुझे डांटने और बिल अदा करने के लिए। गोया देर इसलिए हुई कि जनाब दावत उड़ा रहे थे। मोहसिन ने आंखें निकाल के कहा, जितना ख्वार इंसान को इसका पापी पेट करता है उतना दिल बीमार भी नहीं करता। मिर्जा गालिब ने एक आहे सर्द के साथ फरमाया, अब मसला यह है नाज़ो कि जिस हाल में खम है वो खुद हमारे लिए बाइस इबरत है। मैंने कहा, तुमको इन मामला से दूर ही रहना चाहिए। हम सब तो बेघर लोग हैं, खाना बदोश और जान बकफ फिरते हैं। एक घर मोहसिन का था जो माँ की वफात और बैन की रुखसती के बाद खाली हो गया क्योंकि वालिद हॉस्पिटल में है। ख्वाजा नेक मोहम्मद ने अपना घर छोड़ दिया। राबिया का घर तबाह कर दिया गया और मेरा घर मुझसे छीन लिया गया। चुनाचे हम और खाना खराबी के साथ लाजिम व मुल्जिम है। तुम बहुत बुलंद हौसला और बड़ी बहादुर लड़की हो, लेकिन तुम्हारे वालिदैन भी हैं और वो मुझे और भैया को हमेशा यही तालीम देते थे कि राय हक में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करोगे। तो इस इल्ज़ाम की शर्मिंदगी मुझे होगी और ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनोगे, तब भी मुजरिम मैं खुद को समझूंगा कि मैं तुम्हारी शख्सियत और किरदार की सही तामीर ना कर सका। तुमने मफाद परस्त, बुज़दिल या खुद गर्ज होने का सबूत दिया तो मुझे एहसास होगा कि मुझसे तुम्हारी तरबियत में कोई कोताही हुई। पुलिस इंस्पेक्टर से तुमने बाई की तरबियत को खुद परखा है। अब्बा उन पर फख्र करते थे। ये तुम ठीक कहती हो। मैंने कुछ देर बाद कहा, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम्हारे किसी फेल से तुम्हारे वालिद की बदनामी हुई, उनको दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उन पर इल्ज़ाम आया कि उनकी बेटी ऐसे अफराद का साथ देती रही है जो कानून की नज़र में मुजरिम है और उनका बेटा भी कानून की मुहफ़्ज़त का फ़र्ज़ अदा करते करते कानून शिकन अनासर का आलाकार बन गया है। तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे नुक्ते नज़र से दुरुस्त है, लेकिन फिर भी कानून की खिलाफ वर्दी कहलाता है। वजह तुम जानती हो, असल मुजरिमों ने कानून की पुष्ट पनाही हासिल कर लिया है। हुए हैं अहले खबस, मुदई भी, मुनसफ भी। चुनाचे हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो हमें मिटाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि हम उनके मुअज़्ज़ज़ और शरीफाना चेहरों से नकाब हटा के उनका मकरू और घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कानून गलत है या फिर इंसाफ करने वाले नादान है। सारी बात यह है कि कानून बहुत मजलूम हो गया है। कानून को कमज़ोर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त आएगा जब हम मुजरिमों के खिलाफ सबूत और शहादत जमा करेंगे तो खुद अदालत में हाजिर हो जाएंगे और अपने मुल्क को, कौम और इंसानियत की इन दुश्मनों को मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर देंगे। अगर हम ऐसा ना कर सके और हार गए तो क्या? हमारा मकसद तो जिंदा रहेगा। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफिले। गालिब ने जज्बाती होकर कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। मैंने कहा, लेकिन अपने वालिदैन की खातिर हमारे साथ मत रहो, वरना इस बुढ़ापे में उनकी मट्टी पलीद होगी, उनको थानों में घसीटा जाएगा, जलील किया जाएगा। शिकारी उनके पीछे लग जाएंगे तो उनका जीना अजीरन कर देंगे। तमाम उम्र की कमाई उनसे छीन लेंगे। जिंदगी की जिद्दोजहद का हासिल ये सुख चैन है जो उनको बड़ी मुश्किल से मिला है, और वो तुम हो, तुम्हारा भाई है। ये सब ना रहा तो वो कितने दुखी होंगे, और खुदा न खासा मरते वक्त उनके लिए सिर्फ तुम्हारे दिए हुए पछतावे और आज़ाब होंगे। तो तुमसे ज़्यादा हम सब के लिए ये निदामत की बात होगी। हम खुद को उनका मुजरिम समझेंगे और उन पर जो अफ्ताद आई उसका सबब हम थे और हमारी दीवानगी थी। तुम अपने घर जाओ ताकि उनकी इज्जत व आबरू और उनके बुढ़ापे का सुख चैन गारत ना हो। गोया मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? नाज़ो ने सख्त दिल गिरफ्ता और मायूस लहजे में कहा, करने का क्या मतलब? जब आदमी किसी के लिए नेक तमन्नाएं रखता है तो बहुत कुछ करता है। मैंने कहा, अखलाकी सहारा देता है तब भी बहुत कुछ करता है। तुम हमारी कामयाबी के लिए दुआ कर सकती हो। सिर्फ दुआ? नाज़ो ने उसी अफसोस के साथ कहा, हाँ, दुआ भी बहुत बड़ी ताकत है। मैंने कहा,
और जो दुआ नीयत के खुलूस और अकीदत के जज्बात के साथ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगी जाए, दुनियावी जिस्मों दौलत के लिए ना मांगी जाए, सिर्फ राय हक को इंसाफ पर चलने वालों के लिए रब्बुल आलमीन की रहमत की खातिर मांगी जाए, वो मुस्तजाब होती है और मुश्किल वक्त में काम आती है। अब्दी शोहरत रखने वाले नाबीना शायर मिल्टन ने क्या कहा था कि खिदमत तो वो भी करते हैं जो जबरो इस्तकामत के साथ इंतजार करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कभी हम खुद तुमसे कुछ करने को कहें, कोई ऐसा काम जो हमारे लिए मुश्किल हो। हम आज़ादी और आसानी के साथ दुनिया में घूम फिर नहीं सकते। कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जिस पर कोई निगरानी ना हो, जो हमारे शिकारी दुश्मनों के शक व शुबे से बारातर हो और पसे पर्दा रहकर हमारे लिए मुफीद साबित हो। तुम तो हमारा 5th कॉलम बन सकती हो। मोहसिन खान शिरवानी ने अचानक कहा, राइट, 5th कॉलम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने मोहसिन के ख्याल की तायद की। कभी उर्दू भी बोला करो सिकंदर बादशाह, डैडी ने कहा, ताकि हम अनपढ़ भी समझ लें। तुम यहाँ तो बहुत मुश्किल उर्दू में शेर वगैरह पढ़ जाते हो या फिर अंग्रेजी में कुछ कह देती हो। 5th कॉलम का मतलब बहुत से पढ़े लिखे नहीं जानते। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, एक मखसूस इस्तिलाह है। पहले जब फौजें किसी शहर पर हमला करती थी तो चारों तरफ से यलगार होती थी और 4 हिस्सों में बंटकर हमलावर होने वाली फौज का खारिज सा एक कॉलम कहलाता था। 5वां कॉलम उसे कहते थे जो शहर के अंदर मौजूद हो और शहर वालों का नहीं, हमला आवरों का मददगार हो। उसमें खरीदे हुए गद्दारों के अलावा मजलूम व मातूब भी होते थे जो इंतकाम की आरजूमंद हो। अपने हाकिम के मुकाबले में हमलावर से ज्यादा हमदर्दी रखने वाले या हमलावर को बेहतर हाकिम समझने वाले भी होते थे और बाज़ औक़ात चोरी छप्पे अंदर घुस जाने वाले भी। फौज बाहर से हमला करती थी, ये लोग अंदर तबाही फैला देते थे। अंदर की गड़बड़ और इंतशार से अपनी मुदाफ़त करने वालों को दोहरी मुसीबत पड़ जाती थी कि एक दुश्मन तो बाहर खुले मैदान में है और दूसरा अंदर उन्हीं की सफ़ों में घुसा हुआ शिकस्त के असबाब पैदा कर रहा है। नाजो हमारी 5th कॉलम बन सकती है, यानी दुश्मन के साथ मिलकर दुश्मन ही को नुकसान पहुंचा सकती है। डैडी ने मेरी वजह से मुतमईन होकर कहा, हम फर्ज करो ये उसका भाई किसी तरह दिलावर एंड कंपनी से मिल जाए। मैंने कहा, वह बहुत तैयार आदमी है, फौरन ही ताड़ जाएगा। मोहसिन बोला, उसको कायल करना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा, नाजो कह सकती है कि सिकंदर कमीना है, इसमें कौन सी नई बात होगी। मोहसिन ने कहा, ये तो मुझे भी मालूम है और मैंने राबिया को भी समझा दिया है। मैंने हाथ घुमाया लेकिन मोहसिन गोता मार गया और शराफत से महात्मा बुद्ध की तरह बैठा हुआ डैडी उसकी जद में आ गया। उसने जोर से हा की और फर्श पर लटक गया। खूने नाहक कर दिया एक नेक आदमी का। मोहसिन ने शोर मचाया, ख्वाजा नेक मोहम्मद को मार दिया। ऐसा ही जमाना है कि नेकी ना करो और जो नेकी करे उसे दरिया में डाल दे। ताजोर राबिया ने हंसते हुए डैडी को उठाया। वो काफी देर तक अपने सर को झटकता रहा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने मन बहाल होते ही कहा, तुम जाती अकलो जाने से काम लेते हुए दिलावर से राब्ते की सूरत पैदा करो। सूरत अच्छी खासी है, राब्ता हो जाएगा। मोहसिन ने फिर शरारत से कहा और इस मरतबा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। पलक झपकने में नाजो लहरा के उठी और उसने मोहसिन को हाथ पकड़कर खींचा और ना जाने कैसे पंजे पर उठा लिया। वो एक मुसलसल हरकत थी। झटके से मोहसिन ऊपर गया तो पंजे ने सहारा दिया और मोहसिन को मैंने कलाबाजी खा के फर्श पर चीत होते देखा। मेरे और राबिया के लिए उसकी फुर्ती का यह मुजाहरा गैर मुतवक्के और नया नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि टैडी का मुंह खुला का खुला रह गया है और गालिब फिर दरियाए हैरत में डूब चुका है। वो कभी नाजो को देखता तो कभी मोहसिन को। मोहसिन ने अकलमंदी से काम लेते हुए उठने की ज़ामत नहीं की और दूर लेटा मुस्कुराता रहा। नाजो अपने हाथ झाड़ कर बैठ गई। तो मैं ये कह रहा था कि दिलावर से मिलो। मैंने यूं कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम उसे यकीन दिला सकती हो कि मेरी वजह से तुम्हारे भाई को मुस्ताफी होना पड़ा। तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ी और भाई के हाथों बहन का खून होते होते रह गया और तासुर कुछ ऐसा देना कि तुम्हारी अना मजरू हुई है और तुम भी गोया किसी आम औरत की तरह इंतकाम की आग में जल रही हो। तुमको अपनी अदाकारी से दिलावर को यकीन दिलाना होगा और ये बहुत मुश्किल काम होगा कि तुम उसकी मदद कर सकती हो। उसे नकद सौदा करोगी तो कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा रोशन होंगे। ऐसे लोगों से जिस तरह भी लिया जाए और जितना भी लिया जाए जायज़ है, क्योंकि खुद उसने भी ये दौलत गलत ज़राए से जमा की है। मगर हमारे मकसद और मिशन के लिए पैसा भी अहम है। वो समझेगा कि तुम लालच से मगलूब हो और इंतकामी जज्बात से भी। अगर इकराम शेख की मजलूमियत को भी इस्तेमाल करो तो अच्छा है। किसी सिकंदर की वजह से उसकी नौकरी गई और अब वो बेरोजगार है। कुछ पैसा होगा तो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा। ये काम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि दिलावर ऐसा शख्स हरगिज नहीं जिसको अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाया जा सके। क्या तुम वाकई ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? नादो ने संजीदगी से कहा, इस तरह तुम्हारी मदद होगी? क्यों नहीं होगी? तुम उसके तमाम जानने वालों को जान लोगी। तुम्हें पूरी सलाहियत है दिलावर जैसे शख्स का एतमाद हासिल करने की और उसकी सेक्रेटरी बनने की। मैंने कहा, और खतरा तुम्हारे लिए कोई नहीं, क्योंकि तुम अपना दिफा कर सकती हो। एक बार तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
दिलावर को चक्कर देना आसान नहीं, लेकिन तकदीर जब आदमी को चक्कर में डालती है तो बड़े बड़े सूरमा और अफलातून चीत हो जाते हैं। औरत जैसी कमज़ोर और नाकसुल अकल कहलाने वाली मखलूक के खातों शिकस्त खाने वाले फातिहीन से तारीख भरी पड़ी है। और कौन जाने कि जो काम हम अपनी ताकत और जहानत से ना करे वो तुम अपनी नज़ाकत से कर लो। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। तुम क्या मशवरा दे रहे हो मुझे? ये कि मैं उस पर डोरे डालूं? दादू ने यकलख्त बरहमी से कहा। डोरे डालना क्या है? शिकार के लिए जाल फैलाना। मैंने उसे समझाया, जरूरी तो नहीं कि तुम खुद उस जाल में गिरफ्तार होने की कोशिश करो। ये तो शिकारी खुद तय करते हैं कि कहाँ किस मौके पर उनको शिकार के लिए कैसा जाल फैलाना है। जो जाल तुम फैला सकती हो वो हम नहीं फैला सकते। वो खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता है और उसके शिकारी कुत्ते भी कम खूनख्वार नहीं। मगर यार लोमड़ी वो ने क्या का मारा? वो जहाँ गिरा था वहीं बैठा था, चुनाचे खासा महफूज था। मैं उस कहानी का हवाला दे रहा था जिसमें लोमड़ी ने अकल से काम लेकर शेर को कुएं में कूदने पर मजबूर कर दिया था। मैंने कुछ खिफत से कहा, वो शेर हर रोज एक जानवर खाता था और उस दिन लोमड़ी की बारी थी। लोमड़ी उसका क्या मुकाबला करती, उसने शेर को धक्का भी नहीं दिया था, सिर्फ पानी में उसका अक्स दिखा के कहा था कि ये आपका हरीफ है, पहले इसे निमट लें तो बंदी की जान हाजिर है। और जंगल का बादशाह होने के बावजूद शेर की मत मारी गई। अगर दिलावर की मत मारी गई तो वो आ जाएगा तुम्हारे चक्कर में और उसका अशर जंगल के बादशाह की तरह होगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं करूंगी। नाजो ने मेरी तरफ देखे बगैर ज़ेरे लब कहा, ये भी करूंगी। मैंने राबिया को देखा, वो नाजो को बहुत गौर से देख रही थी और इस एक लम्हे में नाजो के लिए उसकी आंखों में खसद और रकाबत का जज्बा उतर आया था। उसे नाजो का लहजा और उसका जज्बा एसार अपने इश्क की खमसरी के दावे की तरह लगा। उसने यूं महसूस किया जैसे नाजो उसके साथ आग खड़ी हुई है और ये बताना चाहती है कि एक तुम ही नहीं, सिकंदर के लिए मैं भी हूँ। जितना तुम कर सकती हो उतना ही हौसला मेरा भी है। और अगर किस्मत जुदा है तो क्या, हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के। राबिया जिस मुकाम पर थी वहाँ वो किसी और को नहीं देखना चाहती थी और ना ही कबूल कर सकती थी। ऐसा हो भी नहीं सकता था मगर वो एक औरत की नज़र से देख रही थी कि दूसरी औरत जानते बूझते कोशिश ज़रूर कर रही है कि यही मुकाम उसे भी हासिल हो जाए। आज की नाकामी के दुख से वो कल की कामयाबी की खुशी का रिश्ता इस्तवार कर रही है और झूठी उम्मीदों के सच हो जाने का ख्वाब देखना चाहती है। इस एक लम्हे में नाजो ने बिला इरादा राबिया के मुकाबिल आके कहा कि सिकंदर किसका है, ये फैसला तो अभी होना है। और राबिया ने बड़े गुरूर से और हक्कारे से कहा कि फैसला तो बहुत पहले हो चुका है बेवकूफ़ लड़की, वो सिर्फ मेरा है, कल भी मेरा था और आगे भी मेरा होगा। यहाँ कोई किसी की खातिर कुछ नहीं कर रहा है। मैंने फौरन राबिया के साथ खड़े होकर कहा, हम सब एक नेक और अजीम तर मकसद की जीतोजहद में शरीक हैं। पहले ये ज़ाती इंतकाम का मसला था और मुझे अपना हक गज़ब करने वालों को सजा देना थी, लेकिन अब ये वतन के दुश्मनों से निमटने का मामला है। ये जंग गद्दारों के खिलाफ है और ये अहले वतन की सलामती की जिद्दोजहद है और हम सब के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। तुमको इसी मकसद की खातिर काम करना है। नाजो का चेहरा मायूसी के साए से बुझ गया। हाँ, मेरा भी यही मतलब था, कुछ और नहीं। उसके खिफत ज़दा लहजे में तलखी की जहर घुल गई जिसे मैंने ही नहीं राबिया ने भी महसूस किया और वो अपने आप से शर्मिंदा नजर आने लगी। या शायद उसके जहन में आने वाले खुद गर्दाना ख्यालात का रद्द-ए-अमल था जिसे वो छुपा ना सकी। फिर ये वादा कि तुम वापस जाओगी, मैंने कहा, और वैसा ही करोगी जैसा कि मैंने कहा। नाजो ने इकरार में सर हिलाया। कोशिश ज़रूर करूंगी, सब कोशिश ही कर सकते हैं, गालिब ने उसकी तरफदारी करते हुए कहा। कामयाबी सबका नसीब नहीं होती, बोसी ने कहा, जो अब करीब आ बैठा था और संजीदा था। फिर भी उम्मीद कौन छोड़ता है। एहतियात तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश होगी, मैंने कहा। तुमको हमारे दुश्मन का साथ देना है तो उसका रोल भी निभाना है। वो तुम पर हर घड़ी नजर रखेंगे, तुम्हारी नकलो हरकत पर नहीं, तुम्हारे टेलीफोन पर, निजी गुफ्तगू पर, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में आने जाने वालों की निगरानी होगी। उनके वसाइल उनके इरादों का साथ देते हैं और उनकी दस्तरस से बाहर कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारे घर के अंदर खुफिया माइक्रोफोन लगवा देंगे और तुम्हारे फरिश्तों को भी खबर ना होगी। तुम्हारी गाड़ी में टेप रिकॉर्डर फिट कर देंगे और तुम्हें मालूम ना होगा। उनके जासूस तुम्हारे ताकुब में रहेंगे और तुम्हें एहसास नहीं होगा। तुम खुद समझदार हो, लेकिन तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उन्हें नहायत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी एक छोटी सी गलती सारा खेल चौपट कर देगी और तुमको उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश में नाकामी होगी। तुम उनके उताब का निशाना बन जाओगी और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम इस खतरनाक खेल का आगाज़ करके पछताओ। अगर अपनी ज़ात पर भरोसा है तो अपना रास्ता खुद बनाओ, वरना इत्मीनान से घर बैठ जाओ। अपने लिए और वालदैन के लिए परेशानी के असबाब पैदा ना करो। मैं तुम्हारे प्लान को समझ गई हूँ, नाजो ने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। मैंने कहा, तुम्हारा भाई भी है, क्या वो मुखालफत नहीं करेगा? उसे मैं मना लूंगी, वो जानता है मैं कितनी जिद्दी लड़की हूँ। नाजो मुस्कुराई। तो आज से हम तुम दुश्मन, मैंने कहा, ज़बानी ही नहीं बिल्कुल अमली तौर पर।
दोस्ती का ख्याल अगर रहे तो ज़हन में लफ्ज़ बन के ज़बान पर ना आए। ये 24 घंटे मुसलसल एक अदाकारी होगी और तुमको इस किरदार को हकीकी रूप देने के लिए अपनी तन्हाई में भी निभाना पड़ेगा, ये समझते हुए कि नादीदा आंखें तुम्हें देख रही हैं और दीवारों के भी कान हैं। वो तुमको आजमाएंगी और दिलावर की शैतानी दानत का मुकाबला आसान नहीं है। नाजो को तुमने नहीं समझा, वो जैसे खुद से बोली, दिलावर क्या है, ना खंजर उठेगा ना तलवार उनसे। मिर्जा गालिब ने इशारा फरमाया, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। उसने नाजो के बाजुओं की तरफ और फिर अपनी तरफ इशारा किया। शेर की इस मफहूम ने इस वक्त बड़ा मजा दिया, लेकिन उसी वक्त बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। इंजन एक मरतबा जोर से घुर्राया और फिर किसी ने दरवाज़ा बंद किया। सब इधर से उधर। मैंने एकदम उठते हुए इशारा किया, मोहसिन और गालिब तुम रिवाल्वर उठा लो और मेरे साथ रहो। दरवाजे की एक तरफ मैं रहूंगा, इसके पीछे दूसरी जानिब तुम दोनों। राबिया के साथ टैडी होगा। इधर लाश के पास। दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सब क्या हो रहा है? नाजो ने इत्मीनान से बैठे हुए लोगों को अफरा तफरी का शिकार देखकर कहा, लेकिन बाकी सब एहतियात के तकाजों को समझते थे। मैंने मेज़ के नीचे से स्टेन गन उठाई और दरवाजे के साथ दाईं तरफ लगकर खड़ा हो गया। दोनों साइलेंसर वाले रिवाल्वर हाथ में लेकर मोहसिन और गालिब ने मुखालिफ समत में पोजीशन संभाली और टैडी ने तीसरा रिवाल्वर उठा लिया। दूसरी बार दस्तक के साथ इकराम शेख की आवाज़ भी आई, अब तुम दरवाज़ा खोलो। मैंने नाजो को हुक्म दिया और वो वहाँ से जंग के मोर्चे की तरह नजर आने वाले मंजिल को हैरत से देखती हुई आगे बढ़ी। उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि हमने जिस शख्स को खुद ही काम के लिए भेजा था उसकी वापसी पर सरासीमा होने की क्या ज़रूरत है। मगर मैं समझता था कि हम अपने मौजूदा हालात में 1% खतरे की इम्कानात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इस खेल में कुछ भी बईद अज़ क़यास नहीं समझा जा सकता था। बज़ाहिर इकराम शेख भी दोस्त बन के आया था, मगर अभी अभी हमने नाजू को एक सबक पढ़ाया था कि उसको दोस्ती के पर्दे में दुश्मन तक कैसे रसाई हासिल करना है। इकराम शेख पहले पुलिस का एक ज़हीन ऑफिसर था और उसके साथ हमारे अंकल रिजवी जैसे तजर्बाकार और गाग ऑफिसर थे। ये नामुमकिन नहीं था कि ऐसा ही कोई सबक उन्होंने इकराम शेख को पढ़ा दिया हो। नाजो ने दरवाज़ा खोला और शेख इकराम सीधा अंदर आ गया। मैंने लात मार के दरवाज़ा बंद किया तो वो चौंक कर पलटा और उसकी नज़र ने मेरे हाथ की स्टेन गन को पहले देखा। क्या बात है? शेख ने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम्हारी नीयत बदल गई है? नहीं, एहतियात का तकाजा था। मैंने कहा, तुम्हारी नीयत साफ है तो डर कैसा? मैं गाड़ी ले आया हूँ, शेख ने कहा। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर झांका। बाहर कोई कार नहीं थी। एक ट्रक खड़ा था जिसका रंग अंधेरे में काला नजर आ रहा था। एक लाश को ले जाने के लिए ट्रक? मैंने कहा, किसका है ये ट्रक? किसी का भी नहीं, शेख ने कहा, किराए पर लाया हूँ। किराए के ट्रक में लाश ले जाओगे? मैंने मशकूक लहजे में कहा, यहाँ कोई चारपाई वगैरह नहीं है जिस पर तुम उसे बीमारों की तरह लिटा सको, मोहसिन बोला। इसके अलावा ये लाश तुम्हें मुर्दा खाने में नहीं पहुंचानी है, माल रोड पर एक जगह फेंकनी है या छुपानी है। मैंने कहा, ट्रक वाला देखेगा नहीं? मोहसिन बोला, उसे किस तरह मुतमईन करोगे? मैं एक संदूक भी लाया हूँ, शेख ने मौका पाके कहा। तुम लोग बोले चले जा रहे हो। मैंने फिर दरवाज़ा खोल कर देखा, मगर मुझे इतने फासले से ट्रक पर रखे हुए बॉक्स के साइज का अंदाजा ना हो सका। मैंने मोहसिन को इशारा किया, तुम जाके देखो कैसा संदूक है। मेरा ख्याल था कि हम संदूक अंदर ले आते, शेख बोला, फिर लाश उसमें डाल कर ले जाते। कैसी अजीब बात है, मैंने कहा। क्या ये ज़्यादा आसान नहीं होगा कि हम लाश उठा के ले जाएं और बॉक्स में डाल दें? ड्राइवर को शक होगा, शेख ने कहा, और मुझे यूं लगा जैसे वो कुछ नर्वस है। ड्राइवर को उस वक्त शक नहीं होगा जब हम बॉक्स उठा के लाएंगे और फिर ले जाएंगे, मोहसिन ने कहा। संदूक बहुत बड़ा है, मोहसिन ने लौट कर वापस आने के बाद कहा और लात मार के दरवाज़ा बंद कर दिया। लाश को ले जाने के लिए इसके चौथाई साइज का संदूक भी काफ़ी था। मुझे इस वक्त यही मिला। शेख ने ऊँटों पर जबान फेरी, यहाँ से लाश को ट्रक तक उठा के ले चलो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं मिल सकती थी? मैंने कहा, उसकी डिक्की में जगह होती है। मैंने कोशिश की थी, शेख बोला, लेकिन दोस्तों में से एक नहीं मिला। एक ने इनकार कर दिया। उस वक्त तक शेख के रवैये ने मेरे शकूक को मजीद तकवीत पहुंचा दी थी। मैं पहले संदूक को खोल कर देखूंगा, मैंने कहा। बाहर चलो मेरे साथ। खाली संदूक में क्या देखोगे? वो बोला, अगर संदूक वाकई खाली है तो हम उसे अंदर ले आएंगे। मैंने कहा, वाकई का क्या मतलब? शेख ने बरहमी से कहा, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोल कर उसे बाहर चलने का इशारा किया। तुम दोनों मेरे साथ रहो, जरा पीछे और दाएं बाएं, मैंने गालिब से कहा और शेख की हालत में वाज़े तगय्युर महसूस किया। वो बोझल कदमों से आगे चलने लगा। करीब पहुंचकर मुझे ट्रक का नीला रंग नजर आया। उसके पीछे वाले खुले हिस्से पर तकरीबन 4 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा संदूक रखा हुआ था, जिसकी गहराई 3 फुट होगी। संदूक बिल्कुल नया था लेकिन मुकफ्फल नहीं था। तुम जरा शेख साहब का ख्याल रखना, मैंने कहा और खुद ट्रक पर चढ़ गया। लगता तो खाली है। मैंने संदूक के लात मारी। आगे से ड्राइवर ने सर निकाला और पीछे देखा। उसका चेहरा और उसकी मूंछें देखते ही मेरा शक यकीन में बदल गया।
वो ट्रक भी पुलिस का था और ड्राइवर भी। गालिब, जरा ड्राइवर साहब पर नजर रखना, मैंने कहा, और अल्फाज अभी मेरे लबों से निकले भी ना थे कि ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलकर जस लगाई। उसने कूदते कूदते फायर किया, मगर उसके मुकाबिल गालिब था, जो मुहावरे के मुताबिक नहीं था, अमलन उड़ती चिड़िया को निशाना बना सकता था। उसने सेकंड के 1000वें हिस्से का फर्क रखते हुए पहले फायर किया और मैंने नीचे गिरने वाले ड्राइवर के लबों से एक गलीज गाली सुनी। गालबन ड्राइवर के हाथ का रिवाल्वर उसी तरह उड़ गया था जैसे शेख के हाथों के तोते फायर होते ही उड़ गए थे। अगर मोहसिन ने उसे निशाने पर ना रखा होता और मेरे हाथ में स्टेन गन ना होती तो पांसा यकीनन पलट जाता। ड्राइवर कुछ देर बेबसी से पड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। मैंने बंद संदूक की दोनों कुंडियां लगा दी जो बज़ाहिर खाली रखता था। अपने दोनों हाथ सर पर रख लो, गालिब ने कहा, और ट्रक से लगकर खड़े हो जाओ। तुमको कुछ कहना है? मैंने पत्थर के बुत की तरह मुंजमीद खड़े हुए शेख से कहा। शेख की नज़र संदूक पर रही और उसने नफी में सर हिलाया। संदूक के अंदर अब भी कोई नकलो हरकत नहीं थी। अगर मैं इस खाली संदूक को छीलनी कर दूं तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए, मैंने कहा। खुदा के लिए ऐसा मत करना, शेख चिल्लाया। क्यों, क्या बहुत महंगा संदूक है? मैंने कहा, हमारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमत है इसकी। उसके साथ ही मैंने स्टेन गन का रुख संदूक की तरफ कर दिया। शेख ने मोहसिन की परवाह किए बगैर मुझ पर जस लगाई और मेरी स्टेन गन पर हमला किया। ये बात तो वो खुद भी अच्छी तरह समझता होगा कि मेरे हाथों से स्टेन गन छीनी नहीं जा सकती। उस हमले का मकसद निशाने का रुख बदलना था, लेकिन मैंने उसे करीब आने की बोरत भी ना दी। मैंने केड़ी पर घूमकर दूसरी टांग उठाई तो पंजा शेख के सीने पर लगा। वो ट्रक से नीचे गिर गया। दरवाजे में खड़ी हुई नाजो ने चीख मारी और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बैरक के दरवाजे से राबिया और नाजो बाहर आ चुकी हैं। ये क्या हुआ सिकंदर? नाजो ने चिल्ला कर कहा। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा। अगर मैं बेवकूफ़ होता और एहतियात पसंद ना होता तो बहुत कुछ हो जाता। बस मैंने तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई पर एतमाद नहीं किया, और ये बात भी मुझे डैडी ने समझाई थी कि इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। शेख ने वही किया जो उसकी फितरत का तकाजा था, जो एक जिम्मेदार, फर्ज शनास और ज़हीन पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए। तुमने मुझे फिर धोखा दिया था, नादो कांपती हुई आवाज में बोली। तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो, शेख ने बेखौफी से कहा। एक दिन पछताओगी। मैं तो अब भी पछता रही हूँ, नाजो ने मुंह छुपा के रोना शुरू किया। पहली बार मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया था। उस गलती का खुमियाजा तो मुझे अपनी जान देकर अदा करना पड़ता। तुम्हें तरक्की मिलती या पुलिस मेडल मिलता, शेख ने मजबूत लहजे में कहा। और ना ये मेरी गलती है, वो मेरी गलती नहीं थी। क्या तुम्हारे लिए कोई रिश्ता हम नहीं रहा? नादो ने बड़े दुख से कहा। तुम अपनी माँ को और अपने बाप को भी गोली मार सकते हो। हाँ, अगर वो कानून शिकनी के मुर्तकिब होंगे तो मेरे लिए उनकी हैसियत एक आम मुजरिम की सीख होगी। यही बात है तो मैं थूकती हूँ तुम्हारी इस रिश्ते पर, जिसकी कीमत तुम्हारी नजर में हर माह मिलने वाली तनख्वाह से ज्यादा नहीं रही। नादो इंतहाई जज्बाती हो गई। रिश्तों को पैसे से मत तोलो नादो। शेख सीधा खड़ा रहा। तुम मेरी पैदाइश के दिन से मेरे भाई थे, अपने माँ बाप के बेटे थे, नादो ने रोते रोते कहा। लेकिन अब तुम मुलाजिम सरकार हो, तुम्हारे जिस्म पर वर्दी है और हाथ में रिवाल्वर, और तुम्हें ये इख्तियार हासिल है कि जिसे चाहो गोली मार दो। कितने दिन की बात है ये? सिर्फ 3 साल पहले तुम हम में से थे, हमारे थे। आज इस पैसे की खातिर जो तुम्हें मिल रहा है, तुमने क़वाइदो ज़वाबित को हमसे ज्यादा अहम समझ लिया है। पहले तुमने दोस्ती को कुर्बान किया, फिर बहन की मोहब्बत का खून किया। सिकंदर की गिरफ्तारी के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे आलाकार बनाया। अब मेरे मुंह पर कहते हो कि तुम माँ बाप को भी कत्ल कर सकते हो। जाओ, अब हम सब तुम्हारे लायक नहीं रहे। हम सब मुजरिम हैं और तुम पुलिस ऑफिसर हो। अपनी फर्ज शनासी के साथ रहो, मत कहना आइंदा मुझे बहन। अपनी जबान से मेरा नाम मत लेना। मैं देख रहा था कि नादो की हिस्टेरिया में शिद्दत आती जा रही थी। भाई की चालबाजी ने उसे शदीद ज़हनी सदमे से दोचार किया था, और इतने मजबूत तासाब की मालिक होने का और हौसला मंदी का दावा रखने वाली नादो जज्बात के रेले में कमजोर तिनके की तरह बह गई थी। मैंने राबिया को इशारा किया कि उसे अंदर ले जाए। राबिया के लिए ये काम जख्म खुर्दा शेरनी को कान से पकड़कर ले जाने से मुश्किल और खतरनाक नहीं था, मगर नादो ने मुजाहमत नहीं की। वो खुद किसी हमदर्द सारे की मतलाशी थी, चुनाचे वो राबिया के कंधे पर सर रखे रोती हुई लौट गई। शेख उसी तरह खड़ा रहा। इस संदूक में कितने आदमी हैं? मैंने इत्मीनान से सवाल किया। तुम खुद खोल कर देख सकते हो, शेख ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मैं बता चुका हूँ कि मैं इतना अहमक नहीं हूँ, मैंने कहा। यह पिंडोरा का बॉक्स है, इसे खोलते ही न जाने कितनी बलाएं हम सब पर नाज़िल हो जाएंगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें 6 आदमी छुप कर बैठ सकते हैं। क्या वो सब मुसल्ला हैं? दुश्मन के शहर की वसील के अंदर अपने लश्कर को पहुंचाने के लिए सबसे पहले ट्रोजन खार्स का इस्तेमाल किया गया था। लकड़ी के उस दिवकल घोड़े के पेट में मुसल्ला जंगजू छुप कर बैठ गए थे और शहर वाले खुद ही उसे घसीट कर ले गए थे, गालिब ने कहा। उसके बाद अली बाबा के घर में डाकुओं के सरदार ने अपने 40 चोरों को पहुंचाने के लिए तेल के सौदागरों का बेस बदला था।
और 40 मटकों में 40 चोरों की फौज अली बाबा के घर में उतार दी थी। तुमने 20वीं सदी के अली बाबा का रोल अदा किया, क्या हम भी वही करें जो अली बाबा की होशियार मुलाजमा मर्जीना ने किया था? मर्जीना का रोल राबिया बखूबी अदा कर सकती है। तुम जो चाहो करो, शेख ने चिल्ला कर कहा। जहाँ इतने कत्ल पहले किए, अभी तक हमने कोई कत्ल नहीं किया। मैंने उसे टोक दिया। कुछ लोगों ने हमें कत्ल करने की कोशिश की और मारे गए। हमने हमेशा अपना दिफा किया, जिसका हमें कानूनी तौर पर पूरा हक हासिल है। अली बाबा की संदूक अभी गालिब की बात खत्म भी ना हुई थी कि साइलेंसर वाले रिवाल्वर का धमाका सुनाई दिया और ट्रक ड्राइवर आवाज निकाले बगैर नीचे गिर गया। उसने गालिब को मसरूफ गुफ्तगू पा के गाफिल समझने की गलती कर दी थी और बड़ी फुर्ती से उछलकर गालिब के फ्लाइंग किक मारनी चाहिए थी, लेकिन गालिब का जहन उसकी तवक्कुआत से ज्यादा मुस्तैद था। इससे पहले कि ड्राइवर के पैर गालिब को छूते, गालिब के रिवाल्वर की गोली उसकी पेशानी में सोराख करती हुई सर में दाखिल हो गई थी और वो नीचे गिरा तो लाश था। मेडिकल साइंस की इस्लाह में असल मौत दिमाग की मौत है, तो इस ड्राइवर के दिमाग के पर खचे उठ गए थे। उसका जिस्म रगों में दौड़ने वाले लहू की हिद्दत के बायस कुछ देर फड़कता रहा, फिर साकत हो गया। क्या तुम इसे कत्ल कहोगे? मैंने शेख से कहा। मेरा ख्याल है ट्रक ड्राइवर ने खुदकशी की है और इसकी मौत के थोड़े बहुत जिम्मेदार तुम भी हो जो उसे यहाँ लाए थे। गालिब ने तो सिर्फ अपना दिफा किया है। ट्रक ड्राइवर को मालूम था कि इस किस्म की गलत हरकत का अंजाम क्या होगा। आंखों वाला जानते हैं कि अंधे कुएं में गिरने का नतीजा क्या निकलेगा। फिर वो कदम आगे बढ़ाए तो कसूरवार कौन है? हाँ, कोई उसे धक्का दे या मजबूर करे तो वो मुजरिम। तुम मोहसिन के साथ अंदर जाओ और वो लाश उठा लाओ। वो कुछ तसब्जुब का शिकार था। अपनी साजिश की नाकामी, शिकस्त और बेबसी के एहसास ने उसे खिफ़त और झुंझलाहट में मुतला कर दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ दे सलूक वो था जो नाजो ने उसके साथ हम सब के सामने किया था। मोहसिन ने उसे कंधे से पकड़कर धकेला तो वो आगे बढ़ा। कसम खुदा की मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, उसने दांत पीस कर कहा। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं कई लोगों से, मोहसिन ने कहा। अब जज्बात को काबू में रखना, मैंने मशवरा दिया। वो गलती मत करना जो ट्रक ड्राइवर ने की थी।